सो जेई मेंस के रिजल्ट आ चुके हैं एंड व्हाट टू डू नाउ। आप बताओ मुझे। अगर आपका रैंक अच्छा आया तो फिर ठीक है, जेई एडवांस के लिए पढ़ो। बट अगर आपका रैंक खराब आया तो क्या करें? तो ठीक है, वो सारी बातें करते हैं। रैंक अच्छा है रैंक बुरा है उससे फर्क नहीं पड़ता। बातें तो मैंने सभी के लिए करनी है। ठीक है, तो हम कुछ ये 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला तो रैंक इन कैटेगरी वाइज कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दिए हैं, जनरल कैटेगरी के क्या क्या क्लोजिंग रैंक होते हैं अलग अलग एनआईटीज में। मैंने यहाँ पे 6 एनआईटीज लिए हैं। ठीक है, ओबीसी में भी, एससी में भी। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे कि अलग अलग रैंक्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है। देन सम अदर कॉलेजेस जो कि आपको अप्लाई करनी चाहिए। उसके बाद जो कि वीडियो का टाइटल है, एग्जाम्स अदर देन जेई टू गेट इनटू एन आईआईटी और एनआईटी और ट्रिपल आईटी। कहीं उन्हें गेट के एग्जाम के बारे में सुना होगा, ठीक है, या फिर आईआईटी जेई तो ऑलमोस्ट सभी को पता है। बट गेट और आईआईटी जेई एडवांस जो है, इनके अलावा भी कुछ एग्जाम्स हैं और कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। एंड उनसे आपको एक अलग रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ आप आईआईटी में कुछ करके आए हो, एनआईटी में कुछ करके आए हो। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे अभी। एक बार जंप मत करो, पहले एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रांच वर्सेस कॉलेज। इसमें क्या, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत रहती है सबको काउंसलिंग के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मुझे खुद को रही थी पर्सनली। तो कोई बात नहीं, इसका भी कंफ्यूजन दूर करेंगे। सेकंड लास्ट थिंग इज मिस्टेक्स नॉट टू डू। भले आपका अच्छा रैंक है, भले आपका बुरा रैंक है, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी वो ध्यान रखना है। उसके बाद एडवांस, अब कुछ दिन ही रह गए हैं, 10-12 दिन। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है तो वो भी हम बात करते हैं, जल्दी से जल्दी बात करते जाते हैं। ठीक है, रैंक एंड कैटेगरी वाइज कॉलेजेस। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ तो एनआईटी त्रिची। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, दो टॉप आइट एनआईटीज लिए हैं, फिर मिडिल वाली कुछ एनआईटीज और फिर लास्ट वाली। ठीक है, तो एन आई थ्री में बात करूँ तो केमिकल में 10.5 के, मतलब 10,500 समथिंग कुछ रैंक पे आपको केमिकल मिल जाएगी। सिविल 11,000 पे मिल जाएगी। मेटलर्जी 17,000 पे मिल जाएगी। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल कौन सी ब्रांच होती है, या अगर प्रोडक्शन लिखा हो या फिर अगर इंडस्ट्रियल लिखा हो तो ये कौन सी ब्रांच है? ये जो है, जैसे आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि एक मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच होती है। ठीक है, दैट इज अ सब ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, कुछ लोग कहते हैं उसको। जैसे आईआईटी दिल्ली है, तो उसमें मैथ एंड कंप्यूटिंग जो है उसका मतलब कट ऑफ भी काफ़ी अच्छा जाता है, 400-500 AIR जनरल कैटेगरी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीएससी का सब ब्रांच है तो फिर बहुत लोग लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन लिखा हो या इंडस्ट्रियल लिखा हो या दोनों ही लिखे हो, तो दैट इज अ सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आप इसको कुछ भी ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, पॉलीमर से या फिर कुछ भी ऐसे रिसर्च वर्क से मत जोड़ लेना। इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अच्छी ब्रांच है। इसीलिए देख लो आप कि मेटलर्जी से थोड़ा इसका रैंक जो है वो ऊपर है, 15,000 है और मेटलर्जी का 17,000 है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग एनआईटीज और कुछ लोगों पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या कौन सी ब्रांच लेना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सूरतकल पे। सूरतकल में माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग भी एक मेटलर्जी का ही पार्ट सही है, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, मेटलर्जी सूरतकल बहुत ही अच्छी एनआईटी। ठीक है, उसमें आपको 22,000 पे माइनिंग मिल सकती है। 13-13,500 पे आपको सिविल मिल जाएगी, 13,500 पे आपको केमिकल मिल जाएगी। मैंने दोनों 13,500 के लिखे कि इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, अलग अलग कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आपको सिविल मिल जाएगी 23,000 पे, इलेक्ट्रिकल 15,000, ईसी 12,000 और इस तरीके से। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल और ईसी में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिकल एक कोर ब्रांच है, मतलब पूरा जो सर्किट्स वगैरह इसमें जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ईसी आप बोल सकते हो कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। ईसी अगर ब्रांच आप लेते हो, मतलब अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग सीन है। ठीक है, जैसे आईआईटी बॉम्बे में ईसी नहीं है, आईआईटी दिल्ली में भी ईसी नहीं है। आईआईटी मतलब इन दोनों में जो है इलेक्ट्रिकल है सिर्फ। आईआईटी रुड़की की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि ईसी का जो मतलब रैंक होता है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है और इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा नीचे रहता है। ठीक है, मतलब ईसी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली अब सीएससी आ गई ना, तो फिर हर कोई प्रेफर करता है। बट मैं एक यहाँ पे जो बात बोलना चाहूँगा वो ये है कि ईसीई के लिए गवर्नमेंट जॉब्स आपको नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए गवर्नमेंट जॉब्स हैं। मतलब एक आपको अगर फैक्टर देखना है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब्स का भी हमें कुछ ना कुछ रखना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयू या फिर आईईएस। ईएस मतलब इंडियन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो भी यूपीएससी कराता है। तो उसमें मतलब आप इलेक्ट्रिकल ही चलती है, ईसी नहीं चलती। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल 16,000, प्रोडक्शन 29,000। ठीक है, और फिर एम एन आई टी जयपुर आ गया, ये सब आप देख सकते हो, 10,000, 12,000, 28,000। मेटलर्जी हमीरपुर भी आप देख सकते हो, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है।
हाँ, वन मोर थिंग विच आई वांट टू स्टेट हियर, इट इज, ध्यान से सुनना। अगर आप वो जो वेबसाइट है वो खोलोगे ना, तो मैं अभी आपको खोल के दिखा दूंगा उसमें क्या कैसे करना होता है। उसमें क्या है कि आपका जो है स्टेट कोटा, कोटा, होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा लगता है। ये क्या होता है? इट इज हैज नथिंग टू डू विद वेयर यू लिव, इन विच स्टेट यू लिव। इट इज कि आप कौन से स्टेट के बोर्ड से पढ़े हो, मतलब आप भले ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, लेकिन आप कौन से स्टेट के मतलब स्कूल में थे। ठीक है। सो मैंने ये जो स्टैटिस्टिक्स दिए ना आपको कि सपोज एनआईटी त्रिची और एनआईटी सूरतकल, ये अदर स्टेट वालों के लिए लिए हैं। ठीक है, जैसे त्रिची तमिलनाडु में है, तो अगर तमिलनाडु के आउटसाइड कोई है इंसान जो कि किसी और स्टेट में मतलब उसने अपने बोर्ड्स के पेपर दिए हैं, ठीक है, सीबीएसई के हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी और स्टेट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो रैंक होगी वो ये सब होंगी, जैसे केमिकल में 10,500, सिविल में 11,000 और ये सब। एक जो जयपुर का जो मैंने स्टैटिस्टिक्स दिया ना, ये मैंने इनसाइड मतलब राजस्थान वाला कोई है ना तो उसके अकॉर्डिंग दिया। आप वेबसाइट पे जाके देखो, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि होम स्टेट कोटा है एचएस जिसको बोलते हैं, या फिर अदर स्टेट कोटा ओएस जिसको बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज अच्छी बात मैं बता दूं कि अगर आप जयपुर से नहीं मतलब क्या जयपुर से नहीं क्या राजस्थान से नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो आपको ये फायदा हो जाता है कि जो एमएनआईटी जयपुर में है उसमें आपको ये जो केमिकल है उसमें बहुत ही नीचे मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल भी बहुत ही नीचे वाला रैंक आ जाएगा, मतलब 20,000 25,000 इतना रैंक आ जाएगा। द रीजन बीइंग कि किसी भी एनआईटी में होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा जो है उनको इक्वल वेटेज मिलता है कि 50% जो है वो होम स्टेट वाले आएंगे और 50% जो है वो अदर स्टेट वाले आएंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, राजस्थान के लिए मैंने ये चीज़ अलग से क्यों बोली? क्यों? क्योंकि राजस्थान में है कोटा। ठीक है। तो बहुत से लोग जो हैं वो कोटा हर साल आते हैं तैयारी के लिए, 2 साल करते हैं तैयारी। तो व्हाट दे डू इज कि वो कोटा के किसी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो उनसे उनको ये दिक्कत हो जाती है कि एनआईटी मतलब जब काउंसलिंग वगैरह होती है फिर दिक्कत होती है कि ये चीज़ उनको अवेयर नहीं होती। खैर है नहीं आओ। उसके बाद मैंने सिर्फ जयपुर का जो है वो सीन मैंने होम स्टेट कोटा लेके किया है कि अगर कोई बच्चा जो है वो राजस्थान के किसी स्कूल से पढ़ा हो, और बाकी जो एन है ना, त्रिची एंड सूरतकल, कुरुक्षेत्र, हमीरपुर, जमशेदपुर, ये सारे अदर स्टेट कोटा के। हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। हाँ, हमीरपुर में आपको वहाँ से जो ड्यूल होते हैं ना कोर्सेज, जैसे सी एस सी 5 ईयर्स या फिर इलेक्ट्रिक ई सी 5 ईयर्स, तो वो भी मिल जाते हैं, तो उनकी रैंक थोड़ी ऑब्वियसली लो होगी ना क्योंकि 5 ईयर्स कोर्स है। ओके। अब हम बात करते हैं एनआईटी जमशेदपुर की, तो इसमें भी 26,000 सिविल फी है। ठीक है। सी एस सी 9,000, 9,000 पे तो सी एस सी जनरल कैटेगरी वाले को नहीं मिलती। ठीक है। बट जब एनआईटी जमशेदपुर है, मतलब ठीक है, थोड़ी ठीक ठाक सी है, एनआईटी है, अच्छी है एनआईटी है, मतलब कुछ ना मिलने से तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि एनआईटी ऑब्वियसली इंडियन पूरे इंडिया में मतलब अलग रेपुटेशन मिलेगी इसको। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, फीमेल्स को अलग से इस बार 20% रिजर्वेशन मिला है, पिछली बार 18 या 17% था। ठीक है। तो वो रैंक कौन सी है? उनकी रैंक भी थोड़ी सी अलग होती है, हालांकि गर्ल्स कैटेगरी में कोई अलग से रैंक नहीं निकालते जैसे ओबीसी या एससी में निकालते हैं, लेकिन आपके मैं बता दूं मतलब 20% कोटा है, तो आप ये मान के चलो कि जितने भी आपके रैंक है ना उसमें प्लस माइनस 20% कर लो, मतलब ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज आप प्लस माइनस 20% कर लो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि सी एस सी है, तो सी एस सी का प्लस माइनस 20% क्या हो जाएगा? 1,800, यानी कि लगभग 10,800 या फिर 11,000। तो 11,000 के आसपास जो है क्या बोलते हैं, मतलब गर्ल्स कैटेगरी में सी एस सी जमशेदपुर मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात EWS का जो है वो अभी मेरे पास डेटा नहीं है तो वो मैं आपको नहीं दे सकता, वो वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट जो है उस पर भी अपलोडेड नहीं है, खैर जल्दी अपलोड हो जाएगा। आगे की बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, वही सेम चीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे आपने वो सब निकालने हैं। तो यही सब हैं, देखो जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र में प्रोडक्शन जो है 9.9 के, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है कि आप अनसर्टेन भी हो, कुछ कह भी नहीं सकते, उम्मीद पे ही होता है बेसिस पे कि 9.9 के। या फिर मैं आपको एक और अच्छा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एससी कैटेगरी में। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी में एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि ये सारे जो रैंक है ना ये ओबीसी कैटेगरी रैंक है। ठीक है, ये जनरल रैंक नहीं है, ओबीसी कैटेगरी रैंक है। सिमिलरली यहाँ पे एससी कैटेगरी में भी एससी कैटेगरी रैंक ही है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, डी में एमएनआईटी जयपुर में देखो, केमिकल में जो ये 2018 का स्टैटिस्टिक्स है, केमिकल जो ब्रांच का जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 7 में
जोसा काउंसलिंग जो होती है ना, एक मतलब जब आप आईआईटी का पेपर दे देते हो तो उसके बाद आपकी एक काउंसलिंग होती है जिसमें 7 राउंड होते हैं, ठीक है। लास्ट राउंड फाइनल राउंड होता है, उसके बाद जो आपको कॉलेज मिल गया वो मिल गया, ऐसा होता है। तो केमिकल में 3999 यानी कि 3999 इस रैंक, ये रैंक था क्लोजिंग रैंक। अब वही अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो अगर किसी का 4000 रैंक है तो अगर वो सोचे कि हाँ एक ही है तो आगे मिल जाएगा, बट उसको अगर नहीं मिला तो फिर तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात सी रहती है, ठीक है। सिमिलरली आप एनआईटी हमीरपुर है ना ई ऑप्शन में, यहाँ पे मैकेनिकल में देखो, बिल्कुल लास्ट एनआईटी हमीरपुर का लास्ट मैकेनिकल, ये 3500 पे खत्म हो गया। तो बस वही मतलब ऐसा सही सीन रहता है यहाँ पे कि अनसर्टेनिटी तो रहती है। तो वही मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि ज़्यादा खुश भी मत हो ना। खैर एनी हाउ, हाँ ये जो रैंक्स हैं ये भी ऐसे कैटेगरी के रैंक की हैं, ठीक है। खैर एनी हाउ, ये मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ वेबसाइट के थ्रू, देखते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू कि आपने रैंक कैसे देखना है और उसके लिए कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक कैसे देखना है वो। तो इसके लिए जो जोसा एक अथॉरिटी है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये हमारी जे एडवांस और जे मेंस की काउंसलिंग कराती है। JOS AA, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया जोसा वेबसाइट, ठीक है, मेरे को मिल गई है। मैं यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे ही चला जाऊँगा, josa.nic.in, ठीक है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक, ठीक है, इन 2019 और ये सब इन 2016 17 18। 19 वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा अभी, पता नहीं कुछ देयर इज सम एरर। तो लेट अस सी कि हमने थोड़ा पीछे चलते हैं रैंक्स में। हाँ, ये आपके पास एक पोर्टल ओपन हो गया। पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपको क्या मिलता था कि एक पीडीएफ आपको मिल जाती थी अलग अलग राउंड्स के लिए। जैसे आपने आपको दिख रहा होगा ना कि ईयर, तो ईयर में क्या है कि कौन सा साल, सपोज 2018 आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको राउंड सेलेक्ट करते थे और उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिल जाती थी जो कि एक बहुत लंबी 200 पेज के पीडीएफ होते थे, सिर्फ उसमें आपको सर्च करना होता था। बट अब क्या इन्होंने कुछ वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए हैं, तो अब थोड़ा इनका अच्छा सर चल रहा है इनका सिस्टम। अब आपको राउंड सेलेक्ट करना है, तो 7 राउंड होते हैं जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट राउंड के बाद जो भी मिलता है वो आपको लेना पड़ता है वो कॉलेज, फाइन। तो ये अब हम सपोज करो मैंने सेलेक्ट कर लिया राउंड 7, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूट टाइप कौन सा, आईआईटी, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिनको GFTIs भी बोलते हैं, या फिर ट्रिपल आईटी, या फिर एनआईटी, आईआईटी, या फिर ऑल। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑल, फाइन। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे मेरे को कौन सा चाहिए, आईआईटी मतलब भुवनेश्वर, बॉम्बे, मंडी, दिल्ली, ये सब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज आई सेलेक्ट एनआईटी, क्योंकि एनआईटी में कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखानी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ MNIT जयपुर, या चलो जलंधर, जलंधर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम, अब यहाँ पे आपके पास ब्रांचेज आ जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ऑल, एंड आई सबमिट। ओह, व्हाट इज दिस, ये तो एक बहुत डरावना सा आपके पास डेटा आ गया ना, ठीक है। तो इसको एक एक करके बात करते हैं। यहाँ आ जाएगा इंस्टीट्यूट का नाम, ये नीचे चलता रहता है बिल्कुल एज इट इज। दूसरा आता है हमारे पास ब्रांच का नाम, जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक प्रोग्राम नेम, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास कोटा, ठीक है। ठीक, ये कोटा कौन सा है, यहाँ पे यहाँ लिखा हो ना HS, और यहाँ लिखा है OS। HS मीन्स होम स्टेट, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ, ये इसको इग्नोर मत कर देना। HS एंड OS, HS मीन्स होम स्टेट कोटा, OS मीन्स अदर स्टेट कोटा। दोनों में मतलब किसी भी NIT में आप जाओ तो उसमें होम स्टेट वाले 50% होंगे, अदर स्टेट वाले 50% होंगे, ये NITs का रूल है, ठीक है। तो होम स्टेट में अब आप फर्दर देखो कि ओपन, ओपन मतलब होता है जनरल कैटेगरी रैंक। तो जनरल में उसके आगे फर्दर है ना, क्योंकि अब या तो जनरल न्यूट्रल होगा, ठीक है, या फिर होगा आपके पास फीमेल ओनली, क्योंकि फीमेल्स को अब रिजर्वेशन मिलता है। पहले 2018 के अकॉर्डिंग शायद 15 या 16% मिला था, 19 में 18% या 19% ऐसे कुछ था, और इस साल 20% मिल रहा है, तो थोड़ा और भी अच्छा हो गया, ठीक है। तो हम ओपन में देख मतलब HS होम स्टेट में अगर हम देखें तो ओपन में मतलब जनरल कैटेगरी में रैंक, जनरल न्यूट्रल मतलब फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं, और क्योंकि फीमेल के लिए तो अलग ही लिस्ट निकलती है, मतलब लिस्ट नहीं निकलती, क्लोजिंग रैंक उनका अलग होता है। तो बॉयज़ को यही देखना है, जनरल न्यूट्रल। ओपनिंग रैंक कितने हैं, 71,276, ये ओपनिंग रैंक है बायोटेक्नोलॉजी की, होम स्टेट वाले के लिए, यानी कि जो पंजाब में है, क्योंकि जलंधर जो है वो पंजाब में है,
ठीक है, जिसने पंजाब से मतलब अपने बोर्ड्स किए हैं, सीबीएसई की हो, लेकिन जो स्टेट में रहा हो वो पंजाब। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग रैंक, तो क्लोजिंग रैंक है 94,000। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका ना कि रैंक का इतना फर्क नहीं पड़ रहा अलग अलग स्टेट में, और कुछ कुछ आपको चीज़ें मिल भी जाएंगी, आप कुछ भी निराश होने वाली बात तो है ही नहीं कि आप सोच लो कि अरे ये क्या हो गया वो क्या हो गया, नहीं, दिस इज नथिंग जो कि आपको ऐसे डिप्रेस कर दे या ऐसा कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीज आर जस्ट स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इनसे आपको मतलब ठीक है, नो डाउट आपने 2 साल अच्छे से तैयारी की, कईयों ने 3 साल भी की, 4 साल 5 साल, कईयों ने, कई ऐसे भी होते हैं जो 9 से कर रहे होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, बट कोई बात नहीं ना, अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अकेला जेई थोड़ी है। ठीक है, और इसमें तो आप देख ही सकते हो कि 94,000 जनरल कैटेगरी रैंक वाली को भी मिल रही है। ठीक है, तो ये था होम स्टेट जनरल। उसके बाद यहीं पे सेम आ जाएगा आपके पास फीमेल के लिए ऐसा। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है होम स्टेट ओबीसी एनसीएल। एनसीएल को कुछ खास नहीं है, वो ओबीसी होते हैं, वो जनरल न्यूट्रल। ठीक है, ओबीसी में आपको दिख रहा होगा कि फीमेल ओनली नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये बना कि यहाँ पे इन्होंने फीमेल्स ने जो था वो कोई लड़की इसमें आई नहीं बायोटेक्नोलॉजी में, ओबीसी से। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका एससी कैटेगरी रैंक, फिर एससी आ गया, उसके बाद एसटी यहाँ पे नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब ये भी है कि होम स्टेट से कोई एसटी कैटेगरी का ना कोई फीमेल आया ना कोई मेल आया, कोई नहीं आया एसटी कैटेगरी से। ठीक है, उसके बाद आया था हमारे पास ओपन, ओपन क्या, अदर स्टेट ओएस। तो इसमें आया था ओपन यानी कि जनरल, जनरल में जेंडर न्यूट्रल और फीमेल ओनली, वही। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ओपनिंग रैंक। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो, देखो क्लोजिंग रैंक देखते हैं। यहाँ मेरे पास है 34,413, और यहाँ मेरे पास है 94,302। होम स्टेट एंड अदर स्टेट में कितना ज़्यादा फर्क है। तो यही मैं बोल रहा था आपको बार बार कि ये गलती मत कर देना, और ये इसमें ये फायदे वाली चीज़ भी है और नुकसान वाली चीज़ भी है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप नुकसान में रहोगे, अगर आपने ध्यान दे लिया और आपके स्टेट वगैरह और मतलब इस तरीके से कुछ किस्मत अच्छी निकली तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अदर स्टेट में ओबीसी एनसीएल जनरल जेंडर न्यूट्रल में, या फिर ओबीसी एनसीएल फीमेल में। ठीक है, ये तो था बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, केमिकल में भी ऐसे ही सीन रहता है, होम स्टेट कोटा या फिर अदर स्टेट कोटा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे सिविल और ये सब जितनी भी ब्रांचेस इस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे मान लिया एनआईटी जलंधर, तो जितने भी पर्टिकुलर इस इंस्टीट्यूट में है वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये भी कोई है इंजीनियरिंग, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलता है। और सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे सपोज जलंधर लिया था, मैंने यहाँ पे कोई और ले लेता तो मेरे पास यहाँ पे सभी आ जाते। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑल ब्रांचेस, या फिर चलो चलो मैंने सारे एनआईटीज ले लिए, लेकिन मैं सेलेक्ट करता हूँ सीएसई एंड सबमिट। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, और वो भी मतलब क्या बोलते हैं उनको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो पहले मेरे पास आ जाएगा बी आर अम्बेडकर एनआईटी जलंधर, ठीक है, उनका सीएसई। फिर मेरे पास आ जाएगा एमएनआईटी जयपुर सीएसई, उनका भी होम स्टेट और अदर स्टेट। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा मौलाना आजाद एनआईटी भोपाल, फिर मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद। ठीक है, अगरतला, कालीकट, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, और इनमें भी हर एक में अलग अलग है, होम स्टेट में अलग, और फिर तो वो चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि बट शुड बी अ स्ट्रैटेजी अगर आपकी रैंक इतने से इतने है, इतने से इतने है। ठीक है, 10,000 से कम रैंक है, मतलब 5,000, 6,000, 7,000 कुछ भी, तो फिर तो ऐसा मत सोच लेना कि हाँ ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जैसे कईयों को होता है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो बहुत ही अच्छी मतलब एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो हमें मिल जाएगा ऐसा कुछ। देखो आईआईटी आईआईटी होती है। ठीक है, तो वो अलग बहुत चीज़ें मिलती हैं आपको। खैर एनी हाउ, मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हम सेटिस्फाई हो गए, आप जे एडवांस के लिए फुल्ली प्रिपेयर, फुल एकदम अच्छे से, मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना कि अभी 10-12 दिन रहे तो उसके लिए आप बस संन्यास ले लो बाकी दुनिया से कि हाँ मेरे को बस प्रिपरेशन करनी है और कुछ नहीं करना। सिमिलरली 10 to 30,000 जिनका रैंक है उनको भी यही करना है। वैसे मैं बोलूँगा कि सभी को प्रिपेयर तो करना ही है जे एडवांस के लिए, भले कुछ भी हो जाए, भले आपकी रैंक 50,000 से ऊपर है तो भी। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूँ, ओबीसी वगैरह में, ठीक है, जो भी चलते हैं, मतलब आपको प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 180 अगर मार्क्स आए आपके जेई मेंस में, तो 2018 के अकॉर्डिंग तो आपका रैंक आई थी 10,000 12,000, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि आपकी 90 या 91 परसेंटाइल आई हो
तो उसमें मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कट ऑफ ही क्लियर ना हो, या फिर ऐसा हो कि आपके 80 या 90 हज़ार रैंक आई हो। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो ना कि परसेंटाइल सिस्टम का कितना खतरनाक है। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि जे एडवांस में ऐसा कोई परसेंटाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आपको जे एडवांस का पेपर तो देना ही चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि 30 to 50,000 में आपको क्या करना चाहिए। जे एडवांस का पेपर दो, नो डाउट देना चाहिए। बट अदर जो एग्जाम्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, उन सब के आप फॉर्म्स वगैरह भर दो, या उनके जो भी पेपर हो रहे हैं वो सब दो। ठीक है, बिट्स वीआईटी वगैरह या फिर जो भी हैं। ठीक है, वो अभी कॉलेजेस में भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से करने हैं। उसके अलावा अगर 50,000 प्लस रैंक है, ठीक है, ऑल्दो यू हैव अ लो रैंक, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट टैलेंटेड और यू कैन डू एनीथिंग। सी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है। आप आईआईटी या फिर आप कॉलेजेस में आते हो ना, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं पता होती, अवेयरनेस नहीं होती इतनी कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती हैं जो कि हमें मतलब इट इज़ नॉट कि आप आईआईटी में आए तो इन्वेंशन ही करोगे, या फिर आप मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, हैकर बन जाओगे, या ऐसा कुछ नहीं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें, मतलब मैं गिनवा नहीं सकता इस वीडियो में एटलीस्ट। तो किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। बट वही है ना, अपॉर्चुनिटी अभी शुरू हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हार गए या कुछ ऐसा भी, यू आर नॉट अ लूजर। ठीक है, यू शुड ट्राई एंड यू शुड गिव योर बेस्ट फॉर जे एडवांस, और कुछ भी डरना मत। ठीक है, और बस आपको एक सही टाइम और सही अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। खैर, अब मैं जो मोस्ट अवेटेड थिंग थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आर द अदर वेज टू गेट इनटू एन एनआईटी और आईआईटी विदाउट गिविंग जेईई। ठीक है, जेडब्ल्यू गेट, ये एग्ज़ाम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, मतलब एमटेक के लिए या फिर पीएचडी के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए। एंड आईआईटीज़ में भी एडमिशन मिल जाता है इससे, एनआईटीज़ में भी, ट्रिपल आईटीज़ में भी। गेट जो एग्ज़ाम है बहुत लोग देते हैं। ठीक है, और जैम का एग्ज़ाम, ये बहुतों ने नहीं सुना होता, खैर कईयों लोगों ने सुना होता है। जैम इज जॉइंट एडमिशन टू एमएससी। दिस इज द एग्जाम फॉर एमएससी इन एनी आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी। ठीक है, इसकी भी जो जोसा काउंसलिंग ही होती है। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने बीएससी कही है किसी भी कॉलेज से, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस कॉलेज से, आपने बिल्कुल लोकल कॉलेज की है या फिर आपने बिल्कुल टॉप है ना डीयू से की है बीएससी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एमएससी का ये जो पेपर है जॉइंट एडमिशन टू एमएससी, ये आप दे सकते हो और आईआईटी में आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैट का एग्जाम होता है एक। अब सभी को पता होता है कि हाँ बीटेक कर ली, अब उसके बाद क्या करें, कई लोग ऐसे कहते हैं ना। तो कई लोग एमबीए कर लेते हैं, कईयों को लगता है कि हाँ उससे हमारा जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ जाता है, कुछ हद तक की बात सही भी है। खैर नहीं आओ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि एमबीए जो है अगर आप एग्जाम देते हो ना कैट का, तो उससे आप आईआईएम में जाते हो। आया आपने सुना होगा आईआईएम कैलकटा या फिर आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है, ये बहुत फेमस है। लेकिन उससे आपको आईआईटी में एडमिशन भी मिल जाता है, आईआईटी में भी एमबीए होती है। ठीक है, टॉप 7 आईआईटीज में तो होती है, बाकी कुछ कुछ में नहीं होती, बट टॉप 7 में तो होती है, और कुछ और में भी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है निमसेट। ये क्या है, ये होता है कि अगर आपने बीसीए की कहीं से, ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो आप अगर एमसीए करना चाह रहे हो, तो ये जो पेपर है वो सिर्फ एनआईटी के लिए होता है। मतलब आपको इस ये पेपर देना पड़ेगा, और उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, जैसे जी मेन से थोड़ी कम लेवल की मैथ्स आती है, और कुछ कंप्यूटर की नॉलेज आती है, और कुछ और चीज़ सब्जेक्ट होते हैं एक छोटे मोटे से, वो मतलब बीसीए वाले ही होते हैं। बस एक मैथ्स जो चीज़ है वो जेई मेन से थोड़ी सी कम लेवल की आती है, कुछ ज़्यादा भी टफ नहीं आती। ठीक है, और इससे आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है एमसीए करने के लिए। तो बीसीए तो देखो वैसे ही मतलब ठीक है, थोड़ा उस रिस्पेक्ट में बात करें कि एट प्रेजेंट सिनेरियो में तो बीटेक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बट बीसीए के बाद अगर आप एमसीए और एक एनआईटी से कर लो, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, क्योंकि एज अ रेपुटेशन मतलब आपने कहीं नहीं सुने होंगे ना कि बीसीए फ्रॉम दिस कॉलेज, ये एक पहला मतलब आपके पास ऑप्शन मिल रहा होगा कि एमसीए फ्रॉम एनआईटी, और उसमें भी अगर आपको एनआईटी त्रिची मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। ठीक है, उसके अलावा ये जो लास्ट के दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नेपटेल, एनपीटीईएल, ठीक है, ये आप सर्च भी करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के ये क्या चीज़ होती है। जो अभी मतलब कहीं और डिग्री वगैरह करने अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे तो उनको भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ पसंद आएगी। ये क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि ऑनलाइन कोर्सेज कुछ चलाए जाते हैं कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, वैसे ही ये जो नेपटेल है वो हमारा इंडिया का एक एमएचआरडी का एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, आईआईटीज़ या फिर कुछ हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएसआई या फिर सीएमआई या फिर आईएम्स में भी कुछ, या फिर कुछ एनआईटीज़ भी, वो अपने कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, सेमेस्टर कोर्सेज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप
किसी IIT या NIT में नहीं हो तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हर सेमेस्टर इनका एनरोलमेंट होता है, ठीक है। 2 कोर्सेज एट अ टाइम आप एनरोल कर सकते हो। और आप मतलब उनके लिए आपको ये वीडियोस वगैरह आती हैं, आपको सिखाते रहते हैं उसमें वीडियोस में। जब सेमेस्टर एंड होने वाला होता है तो आप उसका क्या बोलते हो कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म आता है वो भरना होता है आपको। तो उसका भी कुछ नॉमिनल फीस ही होती है, 1500 से लेके 2000 इतना ही कुछ होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होती। कई कई एग्जाम्स में 1000 भी होती है। तो वो बस आपको फीस पे करनी होती है और आपको एग्जाम देके आना होता है। एक पर्टिकुलर आपका जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया होता है, ठीक है। जैसे आपने जेईई मेंस के लिए सेलेक्ट किया होगा ना, वैसे उसी तरीके से आपको एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट करना होता है। तो वो कुछ छोटी सी चीज़ होती है, कुछ सेंटर सेलेक्ट करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपको एग्जाम देके आना होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी परसेंटेज आई उसमें, मतलब उस एग्जाम्स में, और जो भी आपने साइड बाय साइड जब आपका सेमेस्टर चल रहा था, आपका ये जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा था, तो उसमें जो भी आपका परफॉर्मेंस थी आपके असाइनमेंट्स में, उसके बेसिस पे आपकी एक परसेंटेज निकल के आती है, या फिर कई कई में CGPA भी निकल के आती है, और उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। और वो आपके घर पे कुरियर होके आता है, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट पे पूरा अच्छे से लिखा होता है कि सपोज मिस्टर राम शर्मा या जो भी हैं, हैज़ डन हिज वन दिस सेमेस्टर कोर्स या फिर दिस 6 months कोर्स फ्रॉम इस इन सपोज आई से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कोई भी सब पार्ट, सपोज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक है। एंड इन दिस IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके पास पूरा एक सर्टिफिकेट आएगा कि दिस मिस्टर राम शर्मा हैज डन दिस कोर्स इन दिस IIT एंड सिक्योर्ड दिस मच परसेंटेज। और उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती है। आप किसी भी मतलब अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, तो अगर आप उन सर्टिफिकेट्स को किसी कंपनी में एज अ रेज्यूमे यूज़ करते हो, तो वो आपके फ़ायदे में रहते हैं, काफ़ी आपको एक अलग से एज मिलता है। उसके बाद रिसर्च इंटर्नशिप होती हैं IITs में, IIMs में, NITs में। रिसर्च इंटर्नशिप क्या होती हैं? इंटर्नशिप तो आपने सुना होगा कि प्लेसमेंट से पहले कुछ एक प्रिपरेटरी सा, मतलब आप क्या करते हो कि ना, कंपनी में एज अ मान लो कि जॉब ही करते हो, ठीक है। बस वो जॉब क्या होती है कि आपको थोड़ा उसमें सिखाया जाता है, और कुछ आपके पास पहले से भी स्किल्स होनी चाहिए, और सिखाया आपको ये जाता है कि आपको किस तरीके से कंपनी में काम करना है, ठीक है। और उसके आपको कुछ पेमेंट में मिलती है, डिपेंड करता है कि मतलब आप कहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हो। रिसर्च इंटर्नशिप क्या होती है, इनमें जो होता है वो पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, मतलब। और ये जो होती है ना, वो कॉलेजेस में होती हैं, फॉरेन कॉलेजेस में भी हो सकते हैं, इंडिया में IITs में भी होती हैं, IIMs में भी होती हैं, NITs में भी होती हैं। इनमें आप क्या कर सकते हो, आप प्रोफेसर जो होते हैं ना, IITs की वेबसाइट पे जाओ, उनके प्रोफेसर्स के आपको मेल IDs मिल जाएंगी, जिन भी प्रोफेसर के आपको मतलब कि हाँ इनका जो प्रोफाइल है वो अच्छी लगे, कि हाँ ये मतलब मेरे काम के हैं। कि सपोज आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तो आप मैकेनिकल के प्रोफेसर्स में जाओ, तो फिर उनमें आप ढूंढो कि हाँ अच्छा प्रोफेसर कौन है, तो वो कोई रिसर्च कर रहे हैं क्या, तो आप उनसे मतलब उनकी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। आप फिर उनको क्या करते हो, लेटर लिखते हो, ईमेल लिखते हो, ठीक है। उस ईमेल में आपको मतलब एक अपील करते हो कि हाँ आई वांट टू डू एन रिसर्च इंटर्नशिप विद यू फॉर दिस एंड दिस। वो आपको जो भी विंटर या समर ब्रेक में आपको मिलता है ये मौका, ठीक है। विंटर में 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, और सॉरी समर्स में आपके पास 2 months हॉलीडेज होती हैं, और विंटर में आपके पास 1 month हॉलीडे होती है। तो इनमें जो है वो रिसर्च इंटर्नशिप हो रही होती है, और इनमें आपको ठीक ठाक स्टाइपेंड भी मिल जाता है। बट द मेन थिंग इज कि आपको एक अलग से मतलब एक एज मिलता है कि हाँ आपने एक प्रोजेक्ट किया है, या आपने एक रिसर्च इंटर्नशिप की है किसी IIT में, है ना। मतलब अच्छी बात है ना कि कुछ ना करने से, या फिर कुछ मतलब प्राइवेट कॉलेज के अलावा, तो ये अच्छी चीज़ है ना कि आप IIT में कुछ, हाँ मैंने ये चीज़ किया IIT में, ठीक है। भले बीटेक नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एक नाम तो होगा ना कि हाँ आपने IIT में कुछ किया है। ओके। अब ये सारी जितनी भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अब इनमें से आपने जैम का नहीं सुना होगा, काफ़ी ने कैट का भी नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि IIT में भी MBA होती है। निमसेट का तो मेरे को लगता ही नहीं कि किसी को पता होगा, नेप्टल वगैरह को कुछ कुछ को पता होता है, रिसर्च इंटर्नशिप्स का भी कुछ कुछ को पता होता है, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को जो दिखी बीइंग एन IIT, वो मैंने आपके सारे सामने रख दी। अब हम आगे चलते हैं, ब्रांच वर्सेस कॉलेज, इसके ऊपर अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रांच वर्सेस कॉलेज की, ठीक है। सपोज आपको मिलती है कोई अच्छी ब्रांच, लेकिन कॉलेज मिलता है आपको बेकार सा, किसी कोई दूसरा अच्छा कॉलेज, बहुत टॉप का कॉलेज, उसमें आपको ब्रांच मिल रही है कोई ऐसे नॉर्मल सी, आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। पहली बात तो ये सर्किटल ब्रांच,
यानी कि CSE इलेक्ट्रिकल या फिर ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ट्रिपल ए भी इन्हीं में आए थे। या फिर MNC जो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग जो मैंने आपको बताया, जो IIT दिल्ली या फिर IIT बॉम्बे में भी है शायद, और भी कुछ हैं उनमें भी है। लाइक हमारे IIT रुड़की जो है उनमें उसको MSM के नाम से जानते हैं, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बट वो ऑलमोस्ट सेम सी है, ठीक है, और उसके प्लेसमेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इनमें क्या रहता है कि अगर आपको ये 3 ब्रांच में से या 4 ब्रांच, मतलब सर्किट ब्रांचेस बोलते हैं इनको, CSE इलेक्ट्रिकल या फिर ये EC इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, अगर ये आपको ब्रांचेस मिल रही हैं और इनमें आपको क्या बोलते हैं, मतलब आपको अच्छा कॉलेज या नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है तो आप ले लेना। अगर आपको मिल रही है लोअर ब्रांचेस, भले आपको मैकेनिकल मिल रही है, भले आपको सिविल मिल रही है, मेटलर्जी मिल रही है, केमिकल मिल रही है, मैं आपको बताऊँ आप भी आपको लगेगा कि हाँ अरे मैकेनिकल तो बहुत अच्छी ब्रांच होती है, मेटलर्जी तो एकदम बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में आने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस जो हैं वो सेम लेवल पे आ जाती हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि सभी ऑलमोस्ट जो है 90% लोग जो हैं वो कोर ब्रांचेस में नहीं जाते हैं। मैकेनिकल वाले जो हैं वो मैकेनिकल में नहीं जाएंगे, दे वुड डू व्हाट, दे वुड डू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और कोडिंग, और एंड एट द एंड दे वर्क इन सम सॉफ्टवेयर कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी कोई अच्छी कंपनीज, जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं, दे वर्क इन दैट। तो उसके लिए मैकेनिकल की उनको नॉलेज बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप भले मैकेनिकल लो, भले पॉलीमर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये ठान लिया है कि हाँ आपने जो है बिल्कुल ही उसमें जाना है, क्या बोलते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में, एट द एंड आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा रेपुटेशन हो कि हाँ अच्छे कॉलेज से, अच्छी NIT, अच्छी IIT से, तो आप मतलब इन 3 ब्रांचेस के अलावा अगर नीचे से कोई भी ब्रांचेस मिले ना और अच्छी IIT मिले तो आप ले लेना। बिल्कुल ही लोअर ब्रांच मत ले लेना, मतलब जिसकी बिल्कुल ही वैल्यू ना हो। बट ठीक है, मतलब ब्रांच का इतना, अगर आपको पर्टिकुलरली एक ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप इन सब में से लोअर ब्रांचेस ले लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज़ माई सजेशन दैट, बाकी सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। द अदर थिंग इज, ये तो हो गई बात, मतलब ये कोडिंग वगैरह की ब्रांच वर्सेस जो है कॉलेज। उसके बाद आपके पास जो रह जाता है गेट का पेपर। गेट के पेपर के लिए मैं बता दूं कि आप किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है, तो गेट के पेपर में आपको ज़रूरी नहीं है कि उसमें, मतलब MTech के लिए आप पेपर दोगे ना तो उसी का ही पेपर देना आपको, नहीं। मतलब सपोज आप सिविल में हो तो आपके ने गेट का पेपर जो वो भी सिविल में देना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप गेट का पेपर जो है वो CSE के लिए भी दे सकते हो, लेकिन उसमें आपको ये है कि आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा सब कुछ। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। तो वो भी आप अगर कुछ ऐसा सोच रहे हो तो वो सारे रिस्पेक्ट्स हैं वो सभी आप कंसिडर करके चलना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अदर कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। NSIT, DTU, इंद्रप्रस्थ, ये आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो फिर सुन लो। जैक इनकी काउंसलिंग कराता है और ये जो है JEE मेंस के रैंक पे लेते हैं, ठीक है। वन थिंग मोर, इट इज़ कि इनमें 85% जो भी दिल्ली में लोग रहते हैं, इन तीनों में NSIT, DTU और इंद्रप्रस्थ, 85% उनका कोटा रहता है, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है चीज़। उसके बाद NDA तो है ही, ऑफकोर्स आप सुनने सभी सुना होगा। SSB क्या है, एक यही NDA के जैसा ही, मतलब आर्मी में ही, आर्मी में नहीं, मतलब एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। उसमें ऐसा है सीन कि ये जो है इनका आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट अगर आपका JEE मेंस क्लियर है, ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट JEE मेन, बस आपको क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं करना, तो ये डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। अच्छा, तो मैंने इसी को इसीलिए हाईलाइट किया था। अब हम बात करते हैं जो अगले और भी कॉलेजेस हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। ये जो टॉप मैंने ऊपर बताए ना, ये सारे मतलब गवर्नमेंट थे। उसके बाद SRM, LPU, अब आगे जो भी आएंगे वो सारे प्राइवेट हैं, लेकिन अच्छे कॉलेजेस हैं, बोलो मत। तो ये इन सब के लिए आप देख लो कि हाँ क्या रहता है इनका और आपको अप्लाई कैसे करना है, सबका ध्यान रख लो। SRM, LPU इनमें मतलब JEE मेंस के स्कोर से मिल ले लेते हैं, या फिर इनका कुछ खुद का एग्जाम भी होता है, हर किसी का अलग अलग सिस्टम है। MIT, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा, थापर, या फिर CB रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी अच्छा है। धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, ये भी ठीक है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है। उसके बाद DIT देहरादून, ये भी अच्छा है। DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी सही अच्छा है। JECRC, ये भी इट इज़ ऑल्सो गुड, जयपुर में, महाराजा यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये 3 है, ISI कोलकाता, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और ये क्या है, ISI कोलकाता और CMI चेन्नई। ISI इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और CMA क्या है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट।
इंडिया के बेस्ट मैथ्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, आप गूगल कर लो व्हाट इज द बेस्ट कॉलेज फॉर मैथमेटिक्स इन इंडिया, आपको ये दो नाम मिलेंगे। ठीक है, तो इनमें भी आप मतलब बी स्टार्ट वगैरह और इस तरीके की कुछ डिग्री कर सकते हो। इनमें आई एम नॉट अवेयर कि इफ देयर इज सम बीटेक और समथिंग, मतलब मैंने नहीं सुना। अगर आप अभी इन्होंने कुछ ऑप्शन शुरू कर दिया तो यू मस्ट सी। ठीक है, या फिर अगर आपको मैथ्स में पूरा इंटरेस्ट है तो इनमें जाना अच्छा रहता है। क्योंकि कई लोग तो मतलब जैसे मैंने अभी इंटर्नशिप्स का बताया ना, रिसर्च इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट्स का, तो कई लोग तो आईएसआई में भी आते हैं मतलब प्रोजेक्ट वगैरह करने के लिए। ओके, उसके बाद आता है एफआरआई देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी एक अच्छा अच्छा कॉलेज है, तो वो भी आप देख लो। हाँ, द मोस्ट अवेटेड मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेई मेंस की काउंसलिंग, मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस की काउंसलिंग एक साथ ही होती है। बट उनमें जब आप रैंकिंग वगैरह देखोगे ना, आप खुद डिसाइड करोगे कि हाँ मैंने कौन सा पहले भरना है, कौन सा बाद में भरना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा, एचएस और ओएच लिखे होंगे, उनको ध्यान से देखना कि आप कौन सा देख रहे हो। ठीक है, उनको भूल मत जाना, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और पहले भी मैंने आपको जैसे वो दिखाए थे वेबसाइट पे, सब दिखाया था कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, तो कुछ भी मत भूलना। ठीक है, उसके बाद नेवर बी लेट, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, नेवर बी लेट फॉर एनी अपडेट्स रिगार्डिंग जोसा और एनी अदर काउंसलिंग। जैक की काउंसलिंग है, जोसा की काउंसलिंग है, या किसी और कॉलेज है और उनमें भी मतलब एडमिशन की प्रोसेस हो रही है, एप्लीकेशन आ रही हैं, तो उनमें कुछ भी ऐसे डिले वगैरह ही ऐसा कुछ ढीलापन नहीं करना। ठीक है, आपको अपडेटेड रहना होगा। ठीक है, चिल रहो, कूल रहो, काम लो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सब तक हाँ ठीक है हो जाएगा, नहीं, आपको पूरा ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा डिप्रेशन लेके बैठ जाओ, हाँ मतलब थोड़ा ठंडे दिमाग से रहो। ओके, उसके बाद क्या है, यू नीड, हाँ ये बहुत बहुत अच्छी चीज, यू नीड टू क्लियर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ इन जे एडवांस। सबसे 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 बढ़िया बात, जिनको लग रहा है कि हाँ भाई अब मेरा जेई मेंस में तो अच्छा खासा रैंक आ गया, अब मैं जे एडवांस के लिए बिल्कुल फोड़ दूंगा, मेरा मैथ्स या फिर सपोज मेरा फिजिक्स या फिर मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो मैं इस सब्जेक्ट में तो 120 में से 100 ले आऊंगा या 80 ले आऊंगा मार्क्स। ठीक है, बाकी में मतलब कुछ कुछ ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे तो भी अच्छी रैंक आ जाएगी। मैं बता दूं, जे एडवांस में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको मिनिमम 10% या मिनिमम आप शायद 15% हो गया, आई डोंट नो, मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर आपके सपोज आपके मैथ्स में 120 में से 120 ही आ गए, ठीक है, सॉरी माय फोन वॉज रिंगिंग, और सपोज कि आपके जो है फिजिक्स में आपके 50 आ गए 120 में से, केमिस्ट्री में आपके 120 में से 10% कितना है, 12 मार्क्स, आपके 10 मार्क्स आ गए, जस्ट इमेजिन, या 11 आ गए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो है आपको जे एडवांस में क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, भले ही आपके मैथ्स में 120 में से 120 आए। ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, इसको मत भूल जाना, इसको ध्यान रखना। तो सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज तो नहीं दूंगा, ठीक है, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको जरूर अच्छे से और अच्छे से करो ताकि उसमें मार्क्स और भी अच्छे आए। बट ऐसा है ना कि ऐसा नहीं मतलब ये गलती मत करना कि किसी सब्जेक्ट को तो आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ले ही आना। ठीक है, बाकी उसके बाद में कोई भी नहीं पूछता जब आप आईआईटी में आ जाते हो कि भाई तेरे केमिस्ट्री में कितने थे, या तेरे मैथ्स में कितने थे, या तेरे फिजिक्स में कितने थे। कईयों को होती है पंचायत, वो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक दो ही होते हैं। उसके बाद डोंट फॉरगेट टेक नोट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कईयों का ईडब्ल्यूएस उन्होंने भर रखा होगा लेकिन उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब ये जो कोटा वाला जो सर्टिफिकेट होता है ना जो ईडब्ल्यूएस का, वो बनवा ही नहीं रखा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह से। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही लेकिन जोसा काउंसलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो और सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी चाहिए होते हैं ना, आपको जोसा भी वेबसाइट पे दिख जाएगा कि इनकम टैक्स मतलब रिटर्न और कुछ एक ऐसी चीज़ें वो नॉर्मल है, बट एक जो कास्ट सर्टिफिकेट वाली चीज़ है ना, ये अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है ना तो फिर आपकी सीट सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो ये गलती भी मत कर देना। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नेवर फील डिप्रेस्ड, बिकॉज मैं ये जो लाइन लिखी है ना, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली देयर इज नो एंड, ऋतिक रोशन जो है उसके बहुत से लोग आप में से फैन होंगे। ठीक है, वॉर मूवी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हार्ड वर्क किया था, मतलब बॉडी वगैरह बिल्डिंग में, क्योंकि पहले उनके बॉडी में बहुत अजीब सी हो गई थी, मतलब ऐसे मोटापा सा और ऐसा कुछ आ गया था। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क, मतलब उनके कुछ सर्जरी वगैरह भी हुई थी। ठीक है,
तो उन्होंने एक बाद में जब वॉर मूवी के बाद एक वीडियो डाली थी, उसमें ये बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली देयर इज नो एंड, जो कि एक्चुअली में बहुत सही बात है। ठीक है, आप इसको किस्मत मानो या आपको बदकिस्मती मानो, कि अच्छी बात तो ये है ना कि कुछ भी खत्म नहीं होता, मतलब एवरीथिंग गोज ऑन। ठीक है, और मैं आपको अभी बताऊं कि हाँ, आपको लगे कि हाँ भाई मैंने मेरा ये पेपर था और मैं क्लियर नहीं कर पाया, भाई ये स्टार्ट है आपके कैरियर की। आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं यार। ठीक है, बहुत, मतलब मैं गिना नहीं सकता कितनी है। बाकी कॉलेज में आओ, सब धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ओके, नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। मैंने पहले बोला था कि 10,000 से 20,000 है या फिर कितनी भी रैंक है, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर तो करना ही करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में इवन की जिसकी वजह से मैंने अपना चैनल शुरू किया। ठीक है, इंजीनियरिंग साइड में मैथ्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत सी शॉर्टकट्स बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। और इसमें ये भी रहता है कि जैसे स्ट्रेट लाइन की जो वीडियोस आई होंगी उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सारे ही कराता हूँ, और प्रीवियस क्वेश्चन में कोलैबोरेशन में आपने देखा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे इस पेपर में आया था, और ये क्वेश्चन ऐसे इस साल में इस पेपर में आया था। और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज, बस थोड़ा सा डेटा चेंज होता है या फिर थोड़ा सा कुछ वेरिएशन आता है, और वो क्वेश्चन बना देते हैं। और क्वेश्चन लोगों से नहीं होता, मतलब वो दिक्कत ये होती है ना कि उन्होंने प्रीवियस ईयर्स नहीं किए होते बच्चों ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो सारे 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 करने हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो बाइबल है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में तो आप कुछ भी मत पढ़ो एक्स्ट्रा, ये जेडी ली और ये सब जितना भी बकवास किताबें हैं ये सब आपकी नॉलेज के लिए होती हैं। ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, बकवास बुक नहीं है जेडी, अच्छी बुक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है ना, कि वो क्योंकि वो फॉरेन ऑथर है, उसने अपने अकॉर्डिंग लिखी है बुक कि हाँ मतलब उसने अपने कुछ रिसर्च किया, उसने अपने कुछ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ किया वर्क, प्रोजेक्ट वर्क या जो भी किया रिसर्च वर्क, और उसने एक बुक लिख दी। अब इंडिया में तो ये चलने लग गया कि हाँ जेडी लगवाएंगे और ये पढ़ाएंगे, तो वो एज सच सही नहीं है ना जे एडवांस के पर्सपेक्टिव में। उसने जे एडवांस को देख के थोड़ा ना लिखी है ये बुक। ठीक है, एनसीईआरटी एक बाइबल है, एनसीईआरटी के अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जे एडवांस में भी कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो अभी ये जो 10-15 दिन बचे हैं इनमें एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो बिल्कुल एकदम क्रैम कर लो, कि हाँ ये पूछ लें कि इस पेड़ का ये एलिमेंट कौन सा है तो वो आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज किस एलिमेंट की होती हैं वो पता होना चाहिए, इस मेटल का नाम क्या होता है, MnO2 को हम क्या बोलते हैं, और ये सब मतलब मेटलर्जी में और ओर्स वगैरह ये भी जो जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपको एकदम अच्छे से रट जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम एनसीईआरटी तो आपने अच्छे से करनी ही करनी है 11th-12th की, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए करना ना, इतना काफ़ी है। ऑर्गेनिक में आपको बस एक थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा कि आपको सारे मैकेनिज्म्स पढ़ने पड़ेंगे, और फिर क्वेश्चंस कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डूइंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन लेस देन द गिवन टाइम इज नथिंग लेस देन अ चैलेंज। मतलब मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, अगर आप कोई लेना चाहे तो ले ले। जितने भी दिन बचे हैं 15 से 12 दिन या मतलब 10 से 12 दिन या 12 से 15 दिन, अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स इन सब के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए हुए या कुछ कुछ किए हुए हैं 10%, 20%, 30%, 50%, और वापस करना चाहो, 15 दिन में पूरे नहीं होंगे ये तो मेरी इस बात की गारंटी है मेरी। मतलब इसको मैं सरेआम चैलेंज आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा, लेकिन ट्राई की जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो। फिजिक्स में भी यही रहेगा, मतलब फिजिक्स में ये रहता है कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि हम नोटबुक खोल के पढ़ने लग जाओ कि हाँ ये कैसे था वो कैसे था। हाँ, जो आपने नोटबुक में क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देखो, जो कि आपने पहले मतलब आपने कहीं कोचिंग में किए हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं सीखे हुए हैं। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, मतलब आप पहले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल एकदम फास्ट मोड में कर लो, अच्छे से रिवाइज वगैरह जो भी करना है। उसके बाद फिर आप क्या करो, ये HCV वगैरह करनी है और प्रीवियस या सिंगेज जो भी आपको माने आप करो, जो भी मतलब आपने पहले जो पढ़े हुए ना उनको क्वेश्चंस को वापस कर लो, ताकि हाँ आपको याद आए कि हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती की थी और यहाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाना लगाना चाहिए था जो कि मैंने नहीं लगाया था। प्रीवियस ईयर्स भी देख लेना, एटलीस्ट पिछले 5 सालों के तो जरूर देख लेना तीनों सब्जेक्ट में। उसके बाद मैथ्स में वही सेम चीज़, संगेज कर लो, जेई प्रीवियस ईयर्स कर लो, मतलब ये तो सबसे बेस्ट है। और फास्ट मोड में आपको रिवीजन करनी है बिल्कुल, सब जल्दी से जल्दी रिवाइज करके और फिर आपको जो है मतलब क्वेश्चंस पे आ जाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच आई एम गोइंग टू मेक इज 11 दिन ये एडवांस की रिवीजन होगी फॉर मैथ्स इंजीनियर्स इनसाइड चैनल पे, रोज की आधे घंटे या 40 मिनट की या 1 घंटे की भी हो सकता है वीडियो आएगी। हाँ ठीक है,
और सभी ऑलमोस्ट लगभग सभी चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कवर किए हैं, और सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज होंगे। और मैं आपको ऐसे ऐसे मतलब ट्रिक्स जो कि आपने पिछले वीडियोस जो हैं वो देखिए, अगर देखिए नहीं देखी तो देख लो, पता चल जाएगा आपको कि हाँ एक्चुअल में देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, मैं खुद कोटा से पढ़ा हूँ और मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया कि बहुत से जो ट्रिक्स हैं कोटा वाले नहीं बताते हैं। भले आप किसी टॉप बैच में चल जाओ, मैं भी गया चला गया था, मेरे को कहीं नहीं मिला कि टीचर्स ये सभी ट्रिक्स बताते हो। मतलब आप बायनोमियल वाली वीडियो देख लेना, आपको सजेशन में दिख जाएगी। उसमें जो है ना वो किसी ने नहीं बताया होगा। सिमिलरली हॉर्नर्स मेथड जो होता है वो भी कोई टीचर नहीं बताता कोटा में, तो मतलब जिनसे मैं पढ़ा हूँ एटलीस्ट। और भले आप टॉप इंस्टीट्यूट में चल रहे हो, मतलब मैंने जितने भी से भी मैंने पूछा है, जितनों को भी मैंने बताया है कि हाँ ये ट्रिक तुमने तुमने देखी है कहीं ऐसे सुनी है या कहीं से सीखी है, सभी ने ये बोला कि नहीं हम ये पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी ट्रिक्स और सारी जितने भी मेथड्स है वो मैं सभी आपको बता दूंगा, और आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ ये कुछ हार्ड है। इट इज इट वुड सीम वेरी 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 इजी टू यू। ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, जिनको लगता है कि हाँ मतलब मेंस तो चलो कैसे ना कैसे क्लियर हो गया, अब एडवांस के लिए दिक्कत आ रही है, अब उसके लिए क्या करें, थ्योरी पढ़ें, वो सब क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, मतलब आप अगर डायरेक्ट बुक से उठाओगे, मैं डायरेक्ट वीडियो में कराऊंगा तो आपको हाँ आपके बिल्कुल एकदम वो सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, और आपको जो चीज़ आपको करनी है वो आप करोगे। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा या अलग से मतलब फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इन इस वीडियो में जो भी आपको सुनने में या देखने में कुछ भी नया पता चला और आपको लगे कि हाँ इस बारे में और जाना है आपको, मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो जरूर देना। ठीक है, ताकि मैं अगर इन फ्यूचर मतलब उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी हो, सपोज रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर एनपीटीईएल या कुछ भी ऐसा, तो वो कमेंट बॉक्स में आपको आपका स्वागत है, आप आ सकते हो, बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है यार। ठीक है, चलो एनी हाउ, बाय बाय, सी यू।